हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने विलियम वर्ड्सवर्थ की एक इम्पॉर्टेंट पोएम है जिसका नेम है आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड और डैफोडिल्स। और ये बहुत ही फेमस पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की है। ये दरअसल आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड, ये फर्स्ट लाइन इस पोएम की है और इसी नेम से जाना जाता है। लेकिन इसका दूसरा नेम है डैफोडिल्स, क्योंकि डैफोडिल्स फ्लावर्स का नेम है और इसी फ्लावर्स की वजह से ही ये पोएम जानी जाती है। डैफोडिल्स इज द नेम ऑफ फ्लावर। अब हम देखते हैं इस पोएम की बैकग्राउंड क्या है, कि किस कारण से ये पोएम लिखी गई। इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंप्लीट पोएम को पढ़ने के यानी कि जानकारी उसकी प्राप्त करने के पहले या उसको पढ़ने के पहले इसकी बैकग्राउंड जान लेते हैं, किस वजह से, किस सिचुएशन पे इस पोएम को लिखा गया है। तो पहले इंपॉर्टेंट क्या है, द डैफोडिल्स इज अ लिरिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला यही है कि डैफोडिल्स जो पोएम है ये एक लिरिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? एक लिरिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिरिक है। द मीटर इन द पोएम डैफोडिल्स आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड इज एम्बिक टेट्रामीटर। और ये जो लिखी गई है पोएम, ये एम्बिक टेट्रामीटर मीटर में लिखी गई है। किस में लिखी गई? एम्बिक टेट्रामीटर मीटर में लिखी गई है। ठीक है। इस एम्बिक और टेट्रामीटर के विषय में अलग से मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा, उसमें आपको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप केवल इतना जान लें कि दरअसल पोएम को लिखने का एक तरीका होता है, उसका अपना मीटर होता है। ठीक है, एम्बिक मीटर, ठीक है, पेंटामीटर, टेट्रामीटर, हेक्सामीटर। लेकिन अभी हम केवल इतना जान लें, ये दरअसल जो लिखने का इसका तरीका है वो एम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोएम को एम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है, इसको आप याद रख लें पहले। रूटेड इन रियल एक्सपीरियंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, रूटेड इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस, यानी कि ये एक एक्चुअल रियल एक्सपीरियंस है, रियल इंसिडेंट पर आधारित है। वो रियल इंसिडेंट क्या थी, क्या अनुभव थे जिसकी वजह से इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। दरअसल हुआ क्या, ऑन 15 अप्रैल 1802, 15 अप्रैल 1802 को, याद रखिए डेट, याद रखिए 15 अप्रैल 1802 को विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ विजिटेड टू देयर फ्रेंड्स द क्लार्कसन। ये दोनों अपने फ्रेंड्स क्लार्कसन से मिलने के लिए यूजमियर गए। यूजमियर गई प्लेस है, यूजमियर गए अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। वहां से मिलने के बाद ऑन देयर वे बैक टू ग्रासमियर, क्योंकि ये ग्रासमियर में रह रहे थे, तो वहां से अपने फ्रेंड से मिलने के बाद ये पुनः अपने घर वापस आ रहे थे ग्रासमियर में। ठीक है, ऑन देयर वे बैक टू ग्रासमियर। दे साहब जब वापस आ रहे थे मित्रों से मिलने के बाद, तो रास्ते में इन्होंने क्या देखा? दे सॉ गोल्डन डैफोडिल्स। इन्होंने रास्ते में गोल्डन डैफोडिल्स को देखा। डैफोडिल्स फ्लावर्स का नेम है। तो जैसे वापस आ रहे थे उन्होंने रास्ते में गोल्डन डैफोडिल्स को देखा। कहां पर देखा? ग्रोइंग ऑन द बैंक ऑफ द लेक अल्स वाटर। और ये दरअसल एक झील का नेम है जिसका नाम है अल्स वाटर। इन्होंने अल्स वाटर, क्योंकि रास्ते में जब आ रहे तो उनको रास्ते में एक झील मिली जिसका नेम था अल्स वाटर। याद रखिए, ये एक्चुअल झील का नाम है, वहां के लेक डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती। उस झील के किनारे इन्होंने डैफोडिल्स को देखा। इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअल इंसिडेंट है। और ये अल्स वाटर झील है कहां? लेक एट द बॉर्डर ऑफ द कमरलैंड एंड वेस्टमूरलैंड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट, इसके विषय में ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल से पीपीटी बना चुका हूं और लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। तो ये झील कहां थी? कमरलैंड और वेस्टमूरलैंड के बॉर्डर में, लेक डिस्ट्रिक्ट में ये झील थी अल्स वाटर। अभी केवल इतना याद रखिए कि अल्स वाटर ये झील है जहां पर इसके किनारे ही उन्होंने डैफोडिल्स को देखा। ये दृश्य को देखने के बाद डोरोथी वर्ड्सवर्थ रोड द ओरिजिन ऑफ द पोएम इन हर जर्नल अंडर द डेट फॉर अप्रैल 15, 1802। अब चूंकि जो डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी, ये डायरी लिखती थी और जर्नल भी लिखती थी। जर्नल एक पत्रिका, नियम पत्रिका होती है, समाचार पत्रिका होती है जिसमें लोग अपने लेख को प्रकाशित करते लिखते हैं। चूंकि ये इनकी जर्नल थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ की, तो इन्होंने क्या किया, इस इंसिडेंट को, जो इन्होंने डैफोडिल्स को देखा था अल्स वाटर लेक के पास, इन्होंने अपनी एक जर्नल में, याद रखना, अप्रैल 15, 1802 के नेम से
इस पूरी इंसिडेंट को लिख दिया। और उस इंसिडेंट में लिखा क्या, याद रखना, इनकी जर्नल थी, उसमें पूरी इंसिडेंट को, जो उन्होंने डैफोडिल्स को देखा था अल्स वाटर झील के पास, उसको एज इट इज उन्होंने जो भी देखा अपनी जर्नल में लिख दिया। और उसमें डेट क्या डाल दी, अब 15 अप्रैल 15 1882। और वो वर्ड्स क्या लिखा था अपनी जर्नल में, लिखा क्या उसको देखिए, क्या लिखा देखते हैं आप। दरअसल उन्होंने क्या लिखा, डोरदी वर्सन ने, व्हेन वी वर इन द वुड्स बिलो गाओ बैरो पार्क, गाओ बारो पार्क, इन्होंने कहा व्हेन वी वर इन द वुड्स, जब हम, वुड्स में जंगल होता है, कि जब हम रास्ते में लौट रहे थे जंगल में, बिलो कहां पर, बिलो द गाओ बारो पार्क, ठीक है, जब ये वापस हो रहे थे कहां पर, वुड्स में, जंगल से गुजर रहे थे, उसी समय ये गाओ बैरो पार्क पहुंचे। वहां पर इन्होंने क्या, ये इंपॉर्टेंट ये भी है, ये दरअसल इन्होंने लिखा है गाओ बारो पार्क देखा। तो व्हेन वी वर इन द वुड्स बिलो गाओ बारो पार्क, जब गाओ बारो पार्क के पास थे, वी सा अ फ्यू डैफोडिल्स, तो उन्होंने कहा हम दोनों ने कुछ डैफोडिल्स को देखा, क्लोज टू द वाटर साइड, जो वाटर साइड, वो झील की का जो पानी था उसके किनारे थे, क्लोज टू द वाटर साइड, याद रखना। दे ग्रू अमंग द मॉसी स्टोन्स, और ये जो डैफोडिल्स, मॉसी में काई होती है, यानी कि ये ऐसी जगह होती है जो मतलब बहुत नमी टाइप एरिया होता है, और वहाँ पर ये दरअसल काई आपकी चट्टानों और वृक्षों पर हो जाती है, काई मॉसी एरिया होता है, नमी होती है, वहाँ हो जाती है। दे ग्रू अमंग द मॉसी स्टोन्स, यानी कि जो काईदार पत्थर थे, यानी कि वहाँ पर ये डैफोडिल्स उगे हुए थे, या ग्रू यानी थे वहाँ पर। कहाँ थे, स्टोन अबाउट एंड अबव देम, यानी कि पत्थरों के स्टोन्स के बीच में भी, उसके ऊपर भी, यानी काफी संख्या में उस मॉसी स्टोन के बीच में ये डैफोडिल्स दिखाई पड़ रहे थे। सम रेस्टेड देयर हेड्स अपॉन दीज स्टोन्स एज ऑन अ पिलो, कितना इंपॉर्टेंट। और जो दृश्य देखा, तो डोरदी कह रहे हैं कि उनमें से कुछ डैफोडिल्स थे, देयर हेड अपॉन दीज स्टोन्स, उनमें से कुछ जो डैफोडिल्स थे वो क्या किए थे, उस पत्थर पर, वो स्टोन्स पर, ठीक है, अपने सिर को रख करके, जिस तरीके से तकिए में, पिलो में हम लोग जब कभी फॉर वेरीनेस, यानी कि यहाँ पर कहने मतलब ये जो डैफोडिल्स थे, वो लग रहा था कि वेरीनेस की वजह, थकावट की वजह से उन्होंने अपने सिर को, अपने हेड्स को उस पत्थर पर रख रखा है, जैसे कोई अपने तकिए पर अपने सिर को रखे हुए हो। बड़ा खूबसूरत दृश्य, क्योंकि वो फ्लावर्स होंगे तो निश्चित रूप से वो आपके पत्थर में भी टच कर रहे होंगे, तो कितना अच्छा लगे। यानी कि कहना क्या चाह रहा कि वो जो डैफोडिल्स थे, लग रहा था वो बहुत थक गए थे, और उस पत्थर रूपी तकिए पर अपने सिर को रख करके वो आराम कर रहे हों। बड़ा शुभ, ये मैंने केवल 3 लाइन्स लिखी, और भी आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, केवल इतना में, चूंकि लंबा एक लेक्चर हो जाता। कुल मिला के ये जो इन्होंने लिखा, ये जर्नल को जो डोरदी ने लिखा, यही जो इंसिडेंट थी, इसको लगभग कुछ समय बाद, ठीक है, यानी कि घटना कब की थी, 1802 की, ठीक है। और इसी जर्नल को, या जो उन्होंने देखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, इसी से पढ़ करके या इसी को समझ करके, देखा तो स्वयं भी था, इन्होंने इस पोएम को लिख दिया, ठीक है। लिखा, द पोएम वाज रिटन 2 years later, और इस पोएम को 2 वर्ष बाद लिखा गया, 1804 में। इंपॉर्टेंट है ये पूरा, जो चूंकि एक्चुअली देखा तो दोनों स्वयं था, लेकिन चूंकि उस इंसिडेंट को जर्नल में लिख दिया था, तो और आसान हो गया विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए उस इंसिडेंट को रिकॉल करने के लिए। तो क्या, द पोएम वाज रिटन 2 years later इन 18, यानी कि इस पोएम को 2 वर्ष बाद 1804 में इन्होंने लिखा, एंड पब्लिश्ड इन पोएम्स इन 2 volumes 1807। और इस पोएम को 1807 में, इनका बड़ा ही फेमस कलेक्शन ऑफ द पोएम है, जिसका नेम था पोएम्स इन 2 volumes। इंपॉर्टेंट है, पोएम्स इन 2 volumes, जो कि 1807 में आया, इसमें इस पोएम को पब्लिश किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस इंसिडेंट को 1802 में इन्होंने 15 अप्रैल 1802 में इसको देखा, और इस पोएम को लिखा कब है, 1804 में लिखा गया, और पब्लिश कब हुई है, 1807 में। पब्लिश कहाँ हुई,
पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ द पोइम, या काव्य संग्रह है विलियम वर्ड्सवर्थ का। इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट पोइम इनकी पब्लिश हुई थी। तो ये इसके पीछे की पूरी बैकग्राउंड है, यानी कि इस डैफोडिल्स पोइम को लिखने की। निश्चित रूप से इसकी बैकग्राउंड को समझने के बाद अब जब इस पोइम को आप पढ़ेंगे तो एक एक लाइन का जो आपकी पिक्चर है आपके माइंड में बन जाएगी, कि निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि उस दृश्य पर जब उन्होंने देखा होगा तो उसी को याद करके उन्होंने लिखा है। आगे हम देखते हैं कुछ चीजें और हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। अब हम बात करते हैं राइम स्कीम की। राइम स्कीम देखिए, द राइम स्कीम ऑफ पोएम इज ABCC। इन ईच स्टैंजा देयर इज कंक्लूडिंग फाइनल कपलेट। कपलेट में दोहा होता है, यानी कि उनकी तुकबंदी एक जैसी होती है। जैसे बात करें राइम स्कीम क्या है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, उसकी राइम स्कीम भी पूछी जा सकती है। इसको आपको याद रखना है। देखिए जैसे मेरा क्लाउड है, क्लाउड की तरीके से राइम किसकी है, क्राउड की। देख सकते हैं क्लाउड और क्राउड, ये सेम राइमिंग है, तो इसको हमने ए दे दिया, ठीक है। इसके बाद हिल्स, अब चूंकि ए की तरीके तो है नहीं तो उसको हमने बी आपको देना पड़ेगा, यानी कि दूसरे टाइप की इसकी राइम है हिल्स, तो ये बी हो गया। अब देखना हिल्स की तरीके से जो भी सेम राइम होगी हिल्स की तरीके से उसको हम बी ही देंगे, कितनी लंबी पोइम्स हो। हिल्स की तरह कौन है, ये डैफोडिल्स, हिल्स डिल्स, तो इसको भी मैंने क्या दे दिया, इसको बी दे दिया। ये तो सेम था क्राउड और साउड। इसके बाद ए बी, यानी क्राउड और हिल्स, या क्लाउड हिल्स या क्राउड या डैफोडिल्स, इसकी तरीके से अब ए बी की राइम के तरीके से अब कोई नहीं है, अब डिफरेंट राइम स्कीम है। इसका जो है आपकी ट्रीज, अब ए बी से कोई है नहीं तो इसको हमने सी दे दिया। अब ट्रीज तरीके, इस तरीके का राइम स्कीम जिसमें भी उसको हम सी ही देंगे, तो ट्रीज एंड ब्रीज सेम है तो इसको हमने सी और सी दे दिया। अब इसी राइम स्कीम का मतलब होता है अगर इस सेम टाइप की, मान ली क्लाउड बहुत, मान लीजिए हो सकता है 7 लाइन 8 लाइन स्टैंजा, जो भी स्टैंजा हो, अगर एक इस टाइप की अगर कोई राइम स्कीम है क्लाउड की तरह की, उसको ए ही देंगे, और हिल्स की तरह के तो उसको बी ही देंगे। सेम राइम स्कीम में सेम उसका लेटर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसकी राइम स्कीम पोइम क्या है, ए बी सी सी। आगे एक सी सी मतलब आपका दोहा जो होता है उसकी राइमिंग दोनों, एक तो 2 लाइन्स का होता है, ठीक है, और उसकी राइमिंग स्कीम एक जैसी होती है, उसको हम दोहा कहते हैं। तो फाइनल इसमें कपलेट, अगर बहुत डीप पूछेंगे तो इतना पूछ सकते हैं, हालांकि नहीं पूछेंगे फिर भी हम चाहते हैं इसको हम लोग पढ़ें, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है। और 4 राइटर्स हैं, 4 राइटर्स को बिल्कुल पढ़ ही लेना, कुछ भी छोड़ना ही नहीं हम लोगों को। तो ये इसकी पीछे इसकी राइम स्कीम है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, दरअसल ये जो सीन ये, हाँ इसको, इस पिक्चर को मैंने आपके नेट से लिया है। देखिए ये डैफोडिल्स है, बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या में है। इस पोएम्स को लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा मैं बाद में, भी तो नहीं पढ़ाऊंगा। गोल्डन डैफोडिल्स, यहाँ ये कुछ येलो कलर का होता है, लेकिन इन्होंने इस पोएम में डैफोडिल्स को गोल्डन डैफोडिल्स का, निश्चित रूप से ये येलो कलर गोल्डन ही लग रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का द्रव बड़ी संख्या में झील के किनारे किनारे ये उन्होंने देखे होंगे, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये कलर इसका डैफोडिल्स का, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये डैफोडिल्स का एक कलर है और ये झील, कितना खूबसूरत दृश्य है। निश्चित रूप कोई भी अगर एक बहुत बड़ा राइटर है, पोइट है, तो देख करके उसके अंदर इस टाइप की फीलिंग्स से उमड़ पड़ती होंगी और उसने लिख सकता है। अब हम बात करते हैं कि चूंकि इस पोएम के माध्यम से विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएटिक थियरी जो उनकी होती है उसको भी इसी माध्यम से उन्होंने प्रेजेंट किया। देखा जाए इनकी जो पोएटिक थ्योरी इस पोएम के माध्यम से आ गई है। क्या है वर्ड्सवर्थ थियरी ऑफ पोएटिक क्रिएशन? क्या है? अकॉर्डिंग टू देखा है, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ अ पोएम इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। यानी कि जो वर्ड्सवर्थ का कहना, जो कविता होती है वो अपनी मतलब भावनाओं का की अभिव्यक्त होती, इमोशंस की अभिव्यक्त होती है। वो भी कब? रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। रिकलेक्ट में याद करना। कब याद करना? इन ट्रैंक्विलिटी, यानी शांति अवस्था में। यानी कि कोई दृश्य आपने कभी देखा है, कभी कोई खूबसूरत दृश्य देखा है, यदि आपके कवित्व की क्षमता, आप पोइट हैं, तो वो खूबसूरत दृश्य जब कभी आपके दिमाग में आ जाएगा तो उसको हम रिकलेक्ट कर पाएंगे। और कब रिकलेक्ट करेंगे? बिल्कुल शांतपूर्ण अवस्था में, ठीक है। तो ही सॉ
द डैफोडिल्स इन 1802, इन्होंने इस डैफोडिल्स, वही अपनी थियरी देखना, ही सॉ द डैफोडिल्स इन 1802, इन्होंने इस डैफोडिल्स को 1802 में देखा था। इंपॉर्टेंट है, डैफोडिल्स देखा कब? 1802 में डैफोडिल्स को इसको देखा था इन्होंने, याद रखिएगा। एंड रोड दिस पोएम इन 1804, और इस पोएम को लिखा कब? 1804 में लिखा। देखिए 2 इयर्स का गैप है, 2 इयर्स का गैप है। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन वर्ड्सवर्थ पोएटिक थ्योरी, ये जो पोएम है इंपॉर्टेंट है। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन वर्ड्सवर्थ पोएटिक थ्योरी, ये वर्ड्सवर्थ की पोएटिक थ्योरी पर ही बेस है। विच ही डिस्क्राइब इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, जो इन्होंने अपनी लिरिकल बैलेड में लिरिकल बैलेड के प्रीफेस में इन्होंने अपनी पोएटिक थ्योरी पर अपने विचार रखे हैं। वो विचार क्या रखे? देखिए किस थ्योरी पर बेस्ड है। इनका कहना है पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं अलग से, हालांकि मैंने इसको ऐड कर दिया चूंकि इस थ्योरी पर ही आधारित, इनकी पोएटिक थ्योरी पर आधारित है। लिखा है पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। देखिए का, यानी कविता जो है, पोएम जो है, कविता हिंदी में मैंने लिख दिया इसको, कविता शक्तिशाली भावनाओं का सहज प्रवाह है। सहज प्रवाह, ओवर पावरफुल फीलिंग, स्पॉन्टेनियस माने सहज, ओवर फ्लो माने यानी कि प्रवाह, ठीक है, पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड, इसकी उत्पत्ति शांत में याद किए गए भावों से होती है। इट टेक्स इट ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, रिकलेक्ट याद करना कहां पर? शांत की अवस्था में। यानी कहना मतलब है कि पोएम की उत्पत्ति कैसे होगी? कोई क्षण आपने देखा है, उसकी जो भावनाएं वो अचानक आपके अंदर वो सहज उनका प्रवाह हो जाएगा। और वो प्रवाह कब हो जाएगा? जब आप एक शांत की अवस्था में उन क्षणों को याद करें, और वो आपके अंदर याद जब करेंगे तो ऐसे भाव आपके अंदर उत्पन्न होंगे। यानी कुल मिलाकर इनका कहना है, विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना है कि जो भी अच्छी कविता होती है वो जोरदार भावनाओं की सहज और स्वतः स्फूर्त उद्गार होती है, समझ लीजिए आप। परंतु एक चीज और कहा है, परंतु ऐसी कविता के जो कवि हैं, बनाने वाले कवि ने बहुत समय तक गहराई से विचार किया होता है, क्योंकि विचार जो होते हैं वो हमारी अतीत की अनुभूतियों पर आधारित रहते हैं। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। कुल मिला कह सकते हैं कि आप जब भी इस थ्योरी के माध्यम से विलियम वर्ड्सवर्थ निश्चित रूप से ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी इनकी थ्योरी पर बेस्ड है, यानी कि कहना है कोई आपने कभी दृश्य देखा है, ठीक, कोई दृश्य देखा, अचानक जब कभी आप शांत अवस्था में बैठे हो तो वो आपकी जो फीलिंग्स है, अचानक उस दृश्य को देख करके आपके भाव उत्पन्न होंगे। वो जो भाव उत्पन्न होते हैं वही एक क्षण होता है, सहज भाव होंगे, जब भावनाओं का एक सहज प्रवाह होगा, उस टाइम पर आप एक बहुत अच्छी सी पोएम को लिख सकते हैं। वो निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत पल होंगे जो आपने कभी देखे होंगे, उनको और अच्छी तरीके से अपनी कल्पना के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से को बेहतर तरीके से लिख करके एक बहुत उत्कृष्ट टाइप की पोएम्स को आप लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं ये जो पोएम है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जो थियरी ऑफ पोएट्री है, पोएटिक थियरी है, उस पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे लगता है आपको सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपको याद आ गए होंगे। अब इस पोएम्स को जब हम डिटेल में लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे तो आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये पोएम इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें लाइन टू लाइन, एक एक लाइन से 2-2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कंप्लीट लाइन को हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको इसकी बैकग्राउंड का जो था, इसकी जो बेस था इस पोएम का, उसको आप समझ पाएंगे। तो निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तब तक के लिए आपको थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं।